अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, आपको बताएंगे कि आईनी तरमीम के हवाले से जो कोशिशें हैं हुकूमत की, वो बिल्कुल अब आखिरी दमों पर नज़र आ रही हैं। नंबर्स पूरे नहीं हुए और इसकी कई इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं। एक तो ये भी पता चल रहा है कि इजलास भी बुलाया गया है, लेकिन क्या हकीकत है और क्यों मैं ये कह रही हूँ, इंडिकेशंस कौन सी हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जबर और फस्तायत के इस माहौल में एक और लो को टच किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि जितने MNAs हैं या जितने सेनेटर्स हैं, उनके पास अपनी अपनी कहानियां हैं कि किस तरीके से उनको मजबूर किया जा रहा है इस आईनी तरमीम को वोट करने के लिए, और इसका सारा सेहरा किसके सर जाता है, उनको भी ज़रूर हम आज खराज तहसीन पेश करेंगे। इसके बाद जी आज बात करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो के हवाले से। मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि वो एक एडिटेड वीडियो है या एक छोटा क्लिप है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब की बहन ने एक बात की है, लेकिन PTI क़यादत ने एक कॉल दी है एहतजाज की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आईनी तरमीम और आईनी तरमीम के हवाले से जारी कोशिशें कोई ये नहीं हो रही कि जनाब सब बैठ के कोई इत्तेफाक राय कायम कर लें या उस तरह। वो सिर्फ उस हद तक हो रही हैं कि जहाँ पे मौलाना को राम करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मौलाना ने भी बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है, क्योंकि मौलाना ने बड़े ही एक कमाल तदब्बुर के साथ जो है बड़ा ज़्यादा टाइम निकाल दिया है। और अब सिर्फ काजी साहब के जाने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। कोई 9 दिन आप कह लीजिए, अगर अब से आप ऑनवर्ड्स कह लें तो इतने ही दिन बाकी रह गए हैं। तो काफ़ी तदब्बुर से और महारत से मौलाना ने काफ़ी टाइम निकलवा दिया। सितंबर से काम शुरू हुआ है और मौलाना उसको बिल्कुल 25 अक्टूबर के करीब ले आए हैं। तो बहुत ही एक मौलाना ने समझदार इनिंग्स खेली है अभी तक तो, और उम्मीद यही की जा रही है कि मौलाना इस इनिंग को बरकरार रखेंगे और अपना जो उनका उसूली मौक़िफ़ है 1973 के आइन के तनाजुर में, उससे वो हटेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि मौलाना को राम कर लिया जाए। लेकिन बात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि मौलाना को मनाना है, बल्कि इसके अलावा भी नंबर्स कम हैं, तो उसके लिए भी सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि अगर मौलाना ना माने तो मौलाना के जितने बंदे बनते हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में, वो उतने मेंबर्स का भी एहतमाम कर लिया जाए। और उसके लिए कोशिश मज़ीद तेज़ हो गई है, क्योंकि पिछले 2-1 दिनों में अब मज़ीद लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स को अगवा किया जा रहा है, उनको मज़ीद दबाव का शिकार किया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर जो सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर, उनकी वीडियो के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो ये क्लेम करें कि उनका बच्चा उनके पास नहीं है, उनका बेटा। और उन्होंने कहा कि मैं फिर भी वोट नहीं दूंगी और इसके बावजूद अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं रिज़ाइन ही कर दूंगी। लेकिन अब आखिरी खबर ये आ रही है उनसे मुतालिक कि वो राब्ते में नहीं है। इसी तरह एक और सेनेटर फैसल, इनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में जिक्र किया था, आपको याद होगा जब मैंने सेनेटर सैफुल्ला बड़ो का नाम लिया था तो इनका नाम भी लिया था। इनके बारे में भी यही खबर आ रही है कि ये भी साहब जो हैं इस वक्त PTI के राब्ते में नहीं है। तो फिलहाल सेनेट में अगर बात की जाए तो ये 2 लोग हैं PTI के जो राब्ते में नहीं रहे। लेकिन ये नहीं अभी हतमी तौर पर कहा जा सकता कि ये वोट ही कर दें, क्योंकि हो सकता है मैडम ज़रका ने अपने आप को सेव करने के लिए राब्ते ख़त्म किए हों या जो भी आप कह लें। लेकिन बहरहाल ये 2 सेनेटर ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी अब परेशानी है PTI को। लेकिन सेनेट में नंबर गेम फिर भी पूरी नहीं थी। अब अख्तर मेंगल साहब ये बता रहे हैं कि उनके भी मेंबर्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। चंद दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर ये सूरत हाल रही तो मैं अपने मेंबर्स को कहूँगा कि वो रिज़ाइन कर दें। आज उन्होंने ये खबर दी है कि उनके मेंबर्स को जो उनके लॉजेस में वो मौजूद होते हैं, उनके लॉजेस पे भी रेड्स किए गए हैं और उस हवाले से उन्होंने आज फिर बताया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो आज एक और अलमनाक वाक़या पेश आया है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू हैं, यानी ज़ैन कुरैशी की जो अहलियाँ हैं, उनको आज अगवा कर लिया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मतलब आपके लिए नाकाबिले यकीन हो जाती हैं कुछ चीज़ें, और ये उन्हीं में से एक चीज़ है कि यानी अब आप इस हद तक गिर गए हैं कि पहले तो आप लोगों को खुद डायरेक्टली मेंबर्स को उठा रहे थे, अब आप उनके फैमिली मेंबर्स को उठा रहे हैं और अब आप उनकी बहू बेटियों पे हाथ डाल रहे हैं। और ये जो बहू है शाह महमूद कुरैशी साहब की, ये आज अपनी गाड़ी में सफ़र कर रही थी और घर के पास ही जो आपको मालूम है गाड़ियों ने रास्ता रोका और सादा लिबास एहलकारों ने उनको ज़बरदस्ती गाड़ी रोक कर अगवा कर लिया।
तो अब ये इस नहज पर बात आ चुकी है कि आप लोगों की बहू बेटियों को अगवा कर रहे हैं एक एक नंबर हासिल करने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली ने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्हें साइफर केस में इन्वॉल्व किया गया और उन्हें बार बार ये पेशकश की गई कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, और ये अब मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक हो रही है। उनकी फैमिली मेम्बर्स भी ये बताते हैं, हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा भी बहुत से सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बार बार ये ऑफ़र की जाती रही कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें तो आपके तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डटे रहे। इस एज में भी उन्होंने बिल्कुल अपने उसूली मौक़िफ़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने पूरा साइफर केस ना सिर्फ ये कि भुगता, उसकी सज़ा भी उन्हें सुना दी गई, बाद में वो हाई कोर्ट से ख़त्म भी हो गई और जब उनकी रिहाई बिल्कुल करीब थी तो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात डाल दिए गए और वो भी इस कदर बोगस और बेसलेस मुकदमात हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई वाले दिन वैसे ही कराची में मौजूद थे, सिंध में मौजूद थे, वो यहाँ लाहौर में या लाहौर के पंजाब के किसी शहर में ही नहीं थे, लेकिन उनको इन मुकदमात में इधर लाहौर के मुख्तलिफ शहरों के मुकदमात में नामजद किया हुआ है। इस तरह के बोगस मुकदमात हैं और वो हर पेशी पे जब आते हैं तो वो यही अज़्म का इजहार करते हैं कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपने तौर पर जो एक कुर्बानी दे रहे थे सो दे रहे थे। उसके बाद उनके दोनों बच्चे यानी ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी वो पार्टी के लिए जिस तरह से दिफा करते हैं पार्टी का मुख्तलिफ जगहों पर, जो उसके लिए मेहनत करते हैं, वो भी सब जानते हैं। और फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा की जो सीट है उसको भी मुबैना तौर पर चोरी किया गया। चंद वोटों का फ़र्क है, उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की लेकिन उनकी दरख्वास्त भी मंजूर नहीं हुई थी और मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो कि मुख्तलिफ हलकों से जीत रही थी उनको भी ज़बरदस्ती हरवाया गया। तो ये भी उन्होंने एक कुर्बानी दी और उसके बाद से आज तक वो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर हमें नज़र आता है कि बेचारी कभी कहीं जाती हुई नज़र आती थी, कभी कहीं जाती हुई नज़र आती थी। ये सब उनके साथ भी हुआ और उसके बाद फिर उससे आगे एक कदम बढ़ी है। अब यही बस कसर बाकी रह गई थी कि उनकी जो बहू है शाह महमूद कुरैशी की, उनको उठा लिया गया। तो ये अब नौबत आ गई है। तो हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि शर्म आनी चाहिए ये उठाने वालों को भी, उनको भी शर्म आनी चाहिए जो ये वोट लेना चाहते हैं और उसके ऊपर ये जो नून और पीपल्स पार्टियां हैं ये इस तरह अगर तरमीम करना चाहती हैं तो इनको शर्म से डूब बनना चाहिए। और काजी साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने ये फैसला दिया 63A का, जिसके बाद इस तरह से टूट पड़ी है रियासत PTI के लोगों के ऊपर कि किसी तरह नंबर्स पूरे कर लिए जहाँ आईनी तरमीम के लिए। तो काजी साहब भी इस गुनाह बेलज़्ज़त तो नहीं मैं कहूँगी क्योंकि अभी तक तो वो चाहते हैं कि उसकी लज़्ज़त वो उठा सकें, लेकिन इंशाल्लाह ये उनके लिए गुनाह बेलज़्ज़त ही साबित होगा। तो ये भी उसमें बराबर के शरीक हैं। हर मुमकिन सहूलतकारी इन्होंने की है उन लोगों की और अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी भी कल एक मुकदमा लगा के बैठ गए अपने सामने जाते जाते भी, हालांकि आमतौर पर 8-10 दिन रह जाएं, वैसे ही जजेस जो होते हैं वो चैम्बर वर्क पे चले जाते हैं, लेकिन नहीं, काजी साहब कहते हैं कोई कसर बाकी ना रह जाए, कोई इतनी सी भी बात रह ना जाए कि जहाँ पे लोग मुझे कुछ ग्रेसफुली याद कर लें। तो काजी साहब ने एक और मुकदमा अपने सामने लगा लिया और ये मुकदमा अब उन्होंने लगाया जो आईनी तरमीम के हवाले से एक पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी तरफ से। आबिद ज़ुबैरी साहब की ये पिटिशन है आईनी तरमीम रोकने के हवाले से। तो इस पर जो है वो अब बज़ाहिर नहीं सुननी चाहिए उनको क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं काजी साहब, लेकिन नहीं, वो तो हर केस वो सुनेंगे जिसके बेशक वो डायरेक्टली बेनिफिशरी हों और आप एतराज़ भी करें तो वो आपका एतराज़ भी नहीं सुनेंगे और बड़ी ढिठाई के साथ पूरा मुकदमा भी लड़ते हैं, खुद वकील को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है काजी साहब का किरदार। तो काजी साहब ने वो पिटिशन लगा लिया। अब उसमें वो कहेंगे क्यों जी, हम कैसे रोक सकते हैं पार्लियामेंट को, ये तो उनका आईनी इख्तियार है। और फिर कहेंगे कि जनाब अभी तो तरमीम हुई नहीं, आपको कैसे पता कि वो तरमीम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें करेंगे। मैं तो समझती हूँ कि इस मुकदमे में ये शामिल करना चाहिए कि किस तरीके से आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंटेरियंस को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को हरासा किया गया है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आज मैं सुन रही थी साहबजादा हामिद रज़ा साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में ये बता रहे थे कि एक इनके MNA हैं फयाज छिजरा करके नाम है इनका, और ये बताते हैं कि उनकी 12 साल के बेटे को उठा लिया गया और उसके जो सीने के बाल हैं वो प्लास से नोचे जा रहे थे और इसकी एक वीडियो कॉल करके उसकी वालदा को दिखाई जा रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किस किस्म का जुल्म है? हम ये सोचा करते थे कि ये तालिबान, ये जाहिल लोग ये इस तरह की जुल्मों से तम करते हैं लोगों के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जुल्मों से तम हो रहा है
और ये पार्लियामेंटेरियंस के फैमिली मेंबर्स के साथ हो रहा है। इस तरह आपने तरमीम करवानी है नवाज शरीफ साहब? ये है तरमीम आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? कोई थोड़ी सी शर्म, कोई थोड़ी सी हया? क्या आप लोगों ने इस मुल्क में रहना है या नहीं रहना? बाद में इधर ये सियासत करनी है या लोगों से जूते खाने चाहते हैं आप? ये है आपकी सियासत और ये है आपकी जमहूरियत। उसके बाद फिर पता चलता है कि जी मज़ीद बहुत सारे जो लोग हैं उन्हीं के साथ इसी तरीके से, मैं मतलब कह रही हूँ कि जितने लोग हैं वो हर कोई अलग कहानी सुना रहा है। जुनैद अकबर साहब अलग से बता रहे हैं कि उनको अप्रोच किया गया कि जितने पैसे कहोगे उतने पैसे देंगे, जिस करेंसी में कहोगे उस करेंसी में मिलेंगे, जिस मुल्क में कहोगे उस मुल्क में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो वजारत कहोगे वो वजारत दे देंगे। इस तरह की ऑफर्स भी हो रही हैं। ये सब मंडियाँ भी लगी हुई हैं और जो मंडियों से नहीं बात बन रही तो फिर उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। और अगर ये जो लोग जुल्म की दास्तानें सुना रहे हैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो कोई आके चैलेंज तो करे। मज़े की बात यह कि कोई चैलेंज नहीं करता। नून लीगी अरकान साथ शोज़ में बैठे होते हैं और उनमें इतनी सकत नहीं होती कि ये कह सकें कि ये झूठ बोल रहे हैं। बुत बन के, रोबोट बन के अपने मोबाइलों में घुस जाते हैं। शर्म आ रही होती है तो सामने कैमरे की तरफ देख नहीं पा रहे होते, लेकिन अपनी हरकतें, अपनी मजमूम हरकतें, जराइम पेशा अफराद वाली हरकतें दुरुस्त नहीं कर सकते। ये इन लोगों की असलियत है। बहरहाल ये सब हो रहा है, ये सब बता रहा है, ये सारा जुल्म जो हो रहा है ये बता ये रहा है कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। जो दूसरी मैंने आपको बात की थी कि जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं उनमें एक तो ये चीज़ कि जो ये जुल्म सितम का एकदम दायरा ज़्यादा बड़ा है वो बताता है कि ये नंबर्स पूरे नहीं हैं। और दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो ये कि इन्होंने पहले इजलास बुलाए, सेनेट के भी, कौमी असम्बली के भी। कल तो इन्होंने काबीना का भी आज सुबह इजलास बुलाया हुआ था, जिसमें कभी इम्कान ये था कि काबीना के इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी करवा के फिर उसी दिन शायद पेश कर दिया जाएगा उसको कौमी असम्बली के इजलास में। लेकिन फिर ये खबर आई कि नहीं, सेनेट के इजलास में पहले पेश किया जाएगा। अगर सेनेट से मंजूर हो गई तो कौमी असम्बली में कोशिश की जाएगी कि फिर मज़ीद मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसी तरह हासिल कर ली जाएँ इलेक्शन कमीशन के थ्रू और फिर कौमी असम्बली में लाई जाए। तो ये सारे इनके कार्ड सामने थे, लेकिन अभी तक भी इनमें कोई कामयाबी इन्हें नहीं मिली। जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि जो अभी कल के एजेंडे रखे गए हैं सामने इजलासों के, उनमें बहरहाल आईनी तरमीम शामिल नहीं है। तो इससे काफ़ी बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अभी ये तरमीम नहीं होगी, शायद 19 या 20 तारीख को ये तरमीम जो है वो पेश की जाए, अगर कोई इस पे हुकूमत को कामयाबी मिलती हुई नज़र आई। अब डिस्कशन किस बात पे हो रही है? आप क्या समझ रहे हैं आधी रात को ये सारे 5 लोग जो बैठे हुए हैं, ये क्या कोई आपके लिए सोच रहे हैं बैठ के कि जी कैसे आवाम को रिलीफ देना है, आवाम के मसाइल का क्या हल है? जी नहीं, ये अपनी सियासतें बचाने, अपनी चोरियां छुपाने, अपने इलेक्शन चोरियों को छुपाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपनी औलादों के मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए, अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए ये जो तरमीम करना चाहते हैं, ये उसके लिए इस वक्त आधी रात को बैठे हुए हैं। ये 70-70 साल के बुढ़े जिनको अब आराम करना चाहिए इस उम्र में, इस पहर रात के, ये इस वक्त आपके लिए नहीं बैठे हुए, वरना तो हम इनको सलाम पेश कर रहे होते हैं कि जी मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। ये हैं ये हमारे सियासतदान। और ये बातें क्या हो रही हैं? मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी जो आईनी अदालत है वो कबूल नहीं है, और मियाँ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी हमारी तरजीह तो आईनी अदालत ही है, क्योंकि वो तो हर सूरत काजी साहब को चाहते हैं। जरदारी साहब के साहबजादे इस पे थोड़ा सा मुत्तफिक हो गए थे कि जी जो ये है आईनी बेंच उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी बात होगी कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, और दूसरा ये कि फिर चीफ जस्टिस जो है वो पैनल वाले तरीके से किया जाए। तो वो किसी हद तक पीपल्स पार्टी उस पर मान गई थी कि आईनी बेंच कर लेते हैं, आईनी अदालत नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें यह भी खतरा था कि वकीलों का भी रिएक्शन इसके ऊपर आ सकता है। लेकिन मियाँ साहब अभी तक बज़ेता हैं कि जी हमारी तरजीह तो आईनी अदालत ही है, वरना फ़ायदा ही नहीं है आईनी तरमीम का। तो अब उनका ये कहना है कि अगर बात आईनी बेंच तक जा रही है तो फिर आईनी बेंच का जो इख्तियार है वो पार्लिमानी कमेटी के पास होना चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस नहीं वो बेंच बनाएगा, बल्कि हम तय करेंगे कि कौन से मेंबर्स हों, तो बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो हमारे पास आ जाए। ये वही बात है जो कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब भी मशवरा दे रहे थे कि जी आप बेंच बना लें और अपना इख्तियार जो है उसको अपने हाथ में रख लें। तो ये वही वाली बात जो है वो आज हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग की तजवीज़ है। लेकिन अभी मौलाना इनको मज़ीद कैसे डॉज कराते हैं इधर उधर, और ये मज़ीद चंद दिन गुजारते हैं अगर, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, 3-4 दिनों में अगर ये बात नहीं बनी तो फिर गेम हाथ से निकलती हुई महसूस होगी। तो बहरहाल मौलाना ने कोई छक्के चौके नहीं मारे, एग्रेसिव होके नहीं खेले, बड़ी जिसको कहते हैं ना थकाने वाली इनिंग्स के दूसरे टीम को उन्होंने थकाया सिंगल डबल्स करके, तो उन्हें इंगेज भी रखा है
इस उम्मीद पे भी रखा है कि हाँ शायद मैं कहीं आगे चल के मान जाऊं, पूरी तरह बिल्कुल दरवाजे बंद भी नहीं किए लेकिन टाइम भी गुजार लिया है। तो अभी तक तो बड़ी समझदारी से मौलाना खेले हैं, लेकिन आगे अब मौलाना किसी वक्त पलट ना जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है। तो ये अभी तक की जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से सारी गुफ्तगू और उस पर जो कुछ कहर टूट रहा है पीटीआई वालों के ऊपर, वो सारी बातें। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि पीटीआई क्या प्लान कर रही है। पीटीआई ने अब आईनी तरमीम के हवाले से दोबारा प्रेशर बनाने का सोचा है और इसके लिए उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी है। पीटीआई की आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हमने डिसाइड किया है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई नहीं हमारी दी जा रही उसके ऊपर भी, प्लस ये जो आईनी तरमीम की जा रही है जिसको वो गैर आईनी तरमीम कहते हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा है कि जी पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अब इसके ऊपर अलग से भी कुछ बहस हो रही है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पूरे मुल्क में हर शहर में अलग अलग एहतजाज करने से बेहतर है कि आप एक जगह एहतजाज करें, और उसका तरीका इमरान खान बता चुके हैं ऑलरेडी कि डी चौक पे एहतजाज करें, उससे इम्पैक्ट एक अलग बनता है। ये मतलब पार्टी में अभी डिस्कशन है, दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि जी अगर मुख्तलिफ काफिले एक ही जगह पे पहुंचते हैं तो एक बड़ा क्राउड बनता है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जबकि और वो भी वहाँ पर जहाँ पे आईनी तरमीम होनी है, डी चौक में इशारा दस्तूर के सामने अगर बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं, या इस्लामाबाद में भी इवन एक जगह पे पहुँच जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग लेवल का होगा, उसका एक प्रेशर अलग लेवल का होगा। इस बात से इनकी जान जाती है, ये सबको पता है कि जब एक क्राउड आता है तो इनके हाथों फूल जाते हैं। ये उस दिन भी हुआ था 4 अक्टूबर को भी। बाद में अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे क्यों चले गए वो एक अभी तक मौमा है। दूसरी जो राय है वो ये कि नहीं, हम हर शहर में एहतजाज करें और एक प्रेशर जो है हर शहर में बिल्डअप करें। लेकिन बज़ाहिर इस वाले के जो खिलाफ लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई जहाँ पे थोड़े थोड़े लोग निकलते हैं उनके ऊपर ये काबू भी कर लेते हैं और उनके ऊपर डंडे भी चलाते हैं, नई गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये सब होता है। तो वो एक एहतजाज उस तरह से फिर मौसर नहीं होता। जो इसके हक में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हर जगह पुलिस को जब इंगेज होना पड़ेगा तो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो इसके खिलाफ है वो कहते हैं कि जी कोई निकलेगा, एहतजाज करेगा या रैली निकालेगा, घर चला जाएगा, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी तादाद में क्राउड एंटर हो गया तो उसका एक इम्पैक्ट होगा और शायद फिर ये तरमीम करने के लिए उन्हें और मुश्किल पेश आए। तो ये अब इस तरह मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने 18 तारीख की एहतजाज की कॉल दे दी है। सवाल फिर वही कि कितने लोग निकल पाएंगे और लीड कैसे करेगा कोई उन्हें, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर अब एक सवालिया निशान बन गई हैं पीटीआई के लिए। आखिर में एक बात करेंगे जी, जो अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो के ऊपर मैंने पहले भी बात की, बाद में पता ये चला कि जी वो एक शॉर्ट क्लिप था। पूरा क्लिप अगर देखें तो वो बात जो थी वो एक लाइटर नोट पे उन्होंने शुरू की थी और कुछ सहाफ़ियों ने अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के ट्विटर पे डाली और उन्होंने बताया कि जी मोहतरमा के साथ तो बड़ी लाइटर नोट पे बात हो रही थी। उन्होंने तो लाइटर नोट पे बात करते हुए हाथ तक जोड़े कि देखो मेरी भी इज़्ज़त रखो, अपनी भी, और ये वो। और फिर ये बात करते करते उन्होंने आगे उसी कॉन्टेक्स्ट में यही बात कर दी कि फिर मैं अगर शिकायत करूंगी तो फिर नौकरी जाएगी, और इस तरह की बात करने लग गई कि अगर किसी ने बदतमीज़ी की है वो। तो इसके ऊपर ये पूरा क्लिप था। और बाद में अज़मा बुखारी साहिबा ने भी और बहुत सारे और लोगों ने बात की कि जी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो हुआ, ये तो लाइटर नोट पे बात हुई थी, ये कोई धमकी नहीं थी या उस तरह। तो पहली बात ये कि जो अगर उस क्लिप को आप देखें तो उसमें तो कहीं ये महसूस नहीं हो रहा था, जो छोटा क्लिप था, कि ये कोई लाइटर नोट पे बात हो रही है। ना उनके किसी लहजे से लग रहा था ऐसा, ना कुछ और ऐसा कोई अंदाज़ा था कि ये कोई मजाक हो रहा है। दूसरा ये कि अगर ये मजाक था तो ये भी इंतहाई भोंडा मजाक है कि आप किसी को मजाक में ये कह रहे हैं कि जी मैं तुम्हारा चाहूँ तो नौकरी उड़वा दूँ, तो ये भी एक बात है। और तीसरी बात ये कि चलिए मान लिया ये मजाक ही होगा, चलिए मान लिया कि जो सामने बैठे थे उन्हें भी पता था मजाक ही कर रही हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आप लोगों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं और निकलवाया है, और जिनको आपने निकलवाना होता है उनको फिर आप कैमरे के सामने बैठ के धमकी भी नहीं देते, उनका फिर आप पीछे पीछे से ही पत्ता काटते हैं। और मेरे पास ऐसे कई नाम हैं और वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे नौकरियों से निकलवाया गया। तो ये बात तो आपने मजाक में की होगी, लेकिन ये काम आप मजाक में नहीं करते, ये काम आप बड़ा सीरियसली करते हैं और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ज़ाहिर है सहाफ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।